हूँ विचार उत्तेजक और यथार्थवादी भी और आदर्शवाद से प्रेरित वक्तव्य सुने। समय काफ़ी हो चुका है, मैं बहुत संक्षेप में 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो दयाशंकर जी को बधाई बल्कि धन्यवाद ये पुस्तक तैयार करने के लिए, जो कि एक अलग तरह की किताब भी है। ये न केवल राहुल गांधी की जीवनी नहीं है, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति का या उनके कामों का कोई विश्लेषणात्मक आकलन भी नहीं है। मेरे लिए इस किताब का महत्व इस बात में है कि पिछले 10-12 साल में इस देश में जो कुछ हुआ है उसकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का एक दस्तावेजीकरण इसमें है और बहुत स्पष्ट समझ और पक्षधरता के साथ। ये एक तरह की बहुत सारे नौजवानों के लिए, पत्रकारों के लिए हैंडबुक बन सकती है, खास करके आजकल जबकि बहुत सारी चीज़ों के साथ जो बुनियादी हमला है वो स्मृति पर है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो ऐसे में ये किताब कुछ जरूरी चीज़ें आपको याद दिलाती है। जैसे अभी पीयूष बघेले ने कहा कि वो भी क्या इमरजेंसी थी जिसमें इतनी तीखी बातें लिखने वाले कवि की ना नौकरी गई, ना सरकारी मकान गया, ना उनको और कोई परेशानी हुई। आज हालत ये है कि यहाँ बैठे हम सभी लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये चिंता है कि भाई यहाँ से भाषण देके गए और सुबह जो है डी वाले ना आ जाए 5 बजे जमाने के लिए, या मोहल्ले का थानेदार आके हालचाल ना पूछने लगे। तो ये जो भय की स्थिति है इस सब में हम हैं, लेकिन इसके बावजूद इससे संघर्ष है। और इसी सिलसिले में अपने अनुभव के आधार पर आरफा ने जिन दुर्भाग्यजनक घटनाओं का उल्लेख किया, सन 92 मैं उस समय सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन में सक्रिय था। सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन सन 87-88 में हम लोगों ने ग्रुप बनाया था। अध्यापक थे, उसमें छात्र थे, बुद्धिजीवी थे, और सन 92-93 तक हमारी गतिविधियां जारी रही थी। और आज मैं किंचित गर्व और किंचित विडंबना के साथ ये याद कर सकता हूँ कि उस जमाने में एक नारा जो मुलायम सिंह यादव ने बड़े उत्साह से अपनाया था चुनाव में, सन 92 के चुनाव, 93 के चुनाव में, वो खाक साहब का गढ़ा हुआ नारा था। और वो ये था कि कण कण में व्यापे हैं राम, मत भड़काओ दंगा लेकर उनका नाम। और दिलचस्प ये है कि उस नारे पर हमारे उस आंदोलन में बहस हुई थी। बहुत से मित्रों को लगा, क्योंकि देखिए अब मैं 2-3 बातें ऐसी कहने जा रहा हूँ और आखिर तक कहूँगा जो मुझे उम्मीद है कि आपको बुरी लगेंगी, नहीं लगेंगी तो मुझे दुख होगा, क्योंकि कुछ बातें सीधे सीधे साफ साफ कहने की जरूरत हमेशा होती है, आज बहुत है। तो हमारे मित्रों में बहुत से लोग ऐसे थे, वामपंथी, लोकतांत्रिक, उदारवादी चेतना से युक्त, जिन्हें इस नारे पर घोर आपत्ति थी। ऐसा भी तो बड़ा प्रक्रियावादी नारा, आप तो राम का ही नाम ले रहे हैं, ये क्या बात हुई? आप तो क्या ये शब्द आज का नहीं है, पुराना है, सॉफ्ट हिंदुत्व। तो सॉफ्ट हिंदुत्व से प्रेरित नारा है। इन सब नारों का तो हम पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं, मुझ पर, यानी मुझ पर दिलीप सिंघियन और भगवान जोश ग्रुप में इस नारे के प्रचंड समर्थक थे। लेकिन एक मित्र ने एक बात कही, उससे मैं थोड़ा चिंतित हुआ। अरे भाई देखिए, इस समय का जो माहौल है उसमें ये नारा मुसलमानों को थोड़ा आशंकित कर सकता है और हमारे मैसेज पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। मैंने कहा हाँ, इस बात में दम हो सकती है, लेट अस थिंक अबाउट इट। और हम एक तजर्बा करके देखते हैं। हम लोग पर्चे बांटते थे, हजारों की तादाद में पर्चे बांटा करते थे, हम जाते थे सब जगह। हमने कहा हमारा जो आज पुरानी दिल्ली में पर्चे बांटने का कार्यक्रम है, तो हमने पर्चे छब्बा रखे थे बड़े बड़े लाल रंग के, उनमें ये लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि हम ये पर्चे बांटना शुरू करेंगे और शुरू में अगर प्रतिक्रिया कुछ प्रतिकूल रही तो हमें पर्चे, और आगे भी फिर इस नारे पर पुनर्विचार करेंगे कि इसको सांप्रदायिकता विरोधी आंदोलन का नारा हम बनाएं या ना बनाएं। एक प्रयोग के तौर पर हम लोग मान लें, हमारे पास 10,000 पर्चे थे, वो 2 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो गए। लोग मांग मांग कर वो पर्चे पढ़ रहे थे। एक नौजवान को थोड़ी आपत्ति हुई तो उसे एक मुस्लिम बुजुर्ग ने समझाया कि बेटा बात को समझो, ये किन्हीं और राम की बात कर, ये उन राम की बात नहीं कर रहे। हिंदुस्तान के इंग्लिश स्पीकिंग एलीट, जिनका एक हिस्सा मैं भी हूँ और यहाँ बैठे लगभग सभी लोग हैं, भले वो बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हो या ना बोलते हो, लेकिन एक सोशियोलॉजिकल कैटेगरी के तौर पर हम सब लोग इंग्लिश स्पीकिंग एलीट का ही हिस्सा हैं। हमें
इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति, इस देश की खूबियों खामियों को थोड़ा सा नए सिरे से डिस्कवर करने की जरूरत तो है। ये तो जरूरी है। ये तो सच है कि हमने एक इस तरह का डिस्कोर्स खड़ा किया है जिसमें हमें राम और राम का फर्क नहीं मालूम होता, जिसमें हमें ये नहीं मालूम होता कि जिन मुगल बादशाहों को सुबह शाम कोसे बिना कुछ लोगों का राष्ट्रवाद संतुष्ट नहीं होता, मैं अकबर वगैरह की बात नहीं कर रहा, संस्कृत काव्य शास्त्र के महान आचार्य, संस्कृत काव्य शास्त्र के अंतिम मौलिक विचारक कहे जाने वाले पंडित राज जगन्नाथ शाहजहां के दरबारी। शाहजहां ने उन्हें पंडित राज की उपाधि दी, और शाहजहां तो अकबर की तरह कोई मुश्तरका कल्चर या सुलहकुल के लिए विख्यात नहीं है। लेकिन उस समय की संस्कृति, उसकी अपनी तमाम सीमाएं, सामर्थ्य, झगड़े, झंझट, उन सब के बावजूद एक मिले जुलेपन का भाव इस देश में प्रकट हुआ, पैदा हुआ। और ये साउथ एशियन इस्लाम की बहुत बड़ी खूबी है, ये साउथ एशियन हिंदुइज्म की बहुत बड़ी खूबी है। जब तक आप आरएसएस के प्रोजेक्ट को इस समझ में लोकेट नहीं करते, आप ना तो आरएसएस के प्रोजेक्ट की गंभीरता समझ सकते हैं, ना उसका खतरा समझ सकते हैं। ये बहुत साफ तौर से समझने की जरूरत है। 2015 में एक टेलीविजन कार्यक्रम में मैंने जिक्र किया था, मैं अब तो टेलीविजन पर जाता नहीं क्योंकि मेरा स्वास्थ्य इस लायक नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वास्थ्य कोई खराब हो गया, लेकिन मैं बीपी अपना बढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो टेलीविजन पर जिस तरह का ज्ञान परोसा जाता है वो सुनना तक मुश्किल है, उसको सामने बैठना और उसमें हिस्सा लेना, वो तो खामखा में मुझे दिल का दौरा पड़ जाए, मैं क्यों ऐसा करूं। तो मैंने वहां कहा कि देखिए आरएसएस, और एक बात मुझे एक आरएसएस के ही एक गंभीर व्यक्ति ने कही थी, जिनका नाम लेने की अनुमति ना मुझे तब थी ना आज है। उन्होंने कहा था कि अग्रवाल साहब, आप चाहे जो करते रहिए, 1925 में संघ की स्थापना हुई थी और हमारा लक्ष्य 2025 तक भारत को औपचारिक या अनौपचारिक रूप से हिंदू राष्ट्र बना देना है। आज 2024 का पहला महीना पूरा बीता नहीं है और वो सारी चर्चाएं हम लोग जो है कर रहे हैं उनकी, तो चुनौती तो बहुत बड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ऐसे में ये किताब बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने के पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं, और स्पष्ट रूप से राजू जी आपसे कहना चाहता हूं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पर या तो बहुत गंभीर एकेडमिक ढंग से बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ऋग्वेद में यजुर्वेद में हिंदू शब्द नहीं है। मित्र, क्रिश्चियनिटी शब्द भी बाइबल में नहीं। मैं कुरान के और इस्लाम के अध्ययन का दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन ईसाइयत का ठीक ठाक अध्ययन है मुझे, थियोलॉजी का भी और हिस्ट्री का भी। क्रिश्चियनिटी शब्द बाइबल में कहीं नहीं। Does it mean that there is nothing like Christianity as a religion? हम लोग धर्म और इस तरह की चीजों की उसी तरह की लिटरलिस्ट अंडरस्टैंडिंग को अपना लेते हैं जैसी हमें नहीं अपनानी चाहिए। हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, ईसाइयत हो, लोकतंत्र हो, फांसीवाद हो, ये सब हवा में नहीं होता, सब कुछ इतिहास में स्थित होता है। और ऐतिहासिक विकास क्रम को भूल करके आप हिंदू धर्म खोजने सीधे वेद में भाग जाएं और कुरान में या अरब के संदर्भ में बहुत सारी प्रैक्टिसेस और कही गई बातों को आज के इस्लाम पर लागू करने लगे, बिना इस बात की परवाह किए कि साउथ एशिया का इस्लाम कुछ अलग तरह का है, साउथ एशिया का कुछ अलग तरह का है, वेस्ट एशिया का कुछ अलग तरह का है, यूरोप का कुछ अलग तरह का है, अफ्रीका का कुछ अलग तरह का है। तो आप वही कर रहे हैं। यू आर अगेन फॉलोइंग द सेम फंडामेंटलिज्म जिसका आप प्रतिवाद करना चाहते हैं। तो इन चीजों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात जो यहां चली, आपने 1984 दिखाई किताब निकाल दी। भाई साहब, जिस संकट से हम गुजर रहे हैं उसके आगे 1984 बच्चों का खेल है। अगर इस किताब को लिखने के लिए आपको प्रेरणा लेनी थी तो मेरी विनम्र राय यह है, और आपको ही नहीं सारे मित्रों को है, एल्डोस हक्सले का नॉवेल है ब्रेव न्यू वर्ल्ड। वो बेहतर मॉडल है आज के हिंदुस्तान। उसमें लोगों के दिमाग दुरुस्त रखने के लिए सुबह शाम एक गोली दी जाती है जिसका नाम है सोमा। सोमा खाइए, मस्त रहिए। सोमरस से लिया एल्डोस हक्सले ने। और एल्डोस हक्सले कोई सेकुलर वेकुलर नहीं थे भाई। कोई यहाँ हिंदू राष्ट्रवादी सुन रहा हो तो एल्डोस हक्सले पर मुकदमा चलाने निकल पड़े।
एल्डोस हक्सले बहुत गंभीर व्यक्ति थे। एनीवे, तो अल्फा मेल ये वहीं से आया हुआ। कुछ लोग बाय डेफिनेशन दूसरों से श्रेष्ठ हैं जन्म से, जैसा भी कहा गया कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए बेहतर होने का दावा कर सकते हैं या उनको यह एहसास कराया जाता है क्योंकि उनका जन्म एक खास धार्मिक परंपरा के भीतर हुआ है। तीसरी बात यह कि आज जिस हालत में हैं आप, उसका गहरा संबंध आहत भावनाओं की राजनीति से। आई डोंट यूज वर्ड्स। अच्छा या बुरा, सही या गलत, कोर्ट ने एक फैसला दिया और उस फैसले को आपने संसदीय बहुमत के जरिए बदल दिया। जिस किताब को लेकर के भावना आहत होने का अंदेशा था, किसी इस्लामी मुल्क के बैन करने के पहले सेकुलर भारत ने उस किताब को बैन कर दिया और उसके बाद संतुलन कायम करने के लिए आपने दरवाजे खुलवा दिए। फिर आपने दरवाजे खुलवा दिए। आपने सर्वधर्म संभाव को एक डेलिब्रेट कॉम्पिटिटिव अपीजमेंट में बदला। और तर्क क्या था? भावनाएं, फलाने धर्म की भावनाएं, ठिकाने धर्म की भावनाएं। आज हालत यह है कि आप 20 लोग इकट्ठे कर दीजिए, टेलीविजन वाले आ ही जाएंगे। आप किसी भी अच्छी भली किताब, किसी भी अच्छी भली फिल्म को रुकवा सकते हैं। अभी अभी ये फिल्म पिछले दिनों नेटफ्लिक्स से या कहां से हटाई गई, मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन मैंने सुना उसके बारे में, अभी अभी हटाई गई। पद्मावती जो बजाते खुद एक नहर घटिया फिल्म थी, लेकिन उसके खिलाफ बोलने वाले मैंने सुना कि टेलीविजन स्टूडियो में तलवारें वलवारें लेके जाया करते। ये सब फिल्म वहां से शुरू होते हैं। भावनाएं आहत होती हैं, विवेक किसी का नहीं आहत होता। भावनाओं के स्वास्थ्य की सबको चिंता है। विवेक को टाइफाइड हुआ या मलेरिया हुआ है, कोई परवाह नहीं करता। निसंकोच में कहना चाहता हूं आप सब लोगों से, मैंने एक नावल लिखा था 2016 में, नाकोहस नाम का, जो अंग्रेजी में भी आ चुका है, मराठी में उसी समय आ गया था। उसे पढ़ लीजिए तो वर्तमान निजाम का कुछ मिजाज समझ में आएगा। नाकोहस ये शब्द आपको किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा क्योंकि मेरा गढ़ा हुआ शब्द है। ये एक्रोनिम है, नेशनल कमीशन ऑफ हर्ट सेंटिमेंट्स, आहत भावना आयोग। तो उसमें एक आहत भावना आयोग बन चुका है और इंटेलेक्चुअलों को उसमें बुला बुला के उनकी अकल ठीक की जाती है, क्योंकि आमतौर से इंटेलेक्चुअल भावनाएं आहत करते रहते हैं। आप सोचिए, अभी आप वोकैबुलरी की बात कर रही थी, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, ये फ्रेज इस देश की संसद में बोला गया है और ये फ्रेज इस देश के कुछ बुद्धिजीवी भी बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म यानी जहां आप पर मेरे बातों का, मेरे प्रमाणों का, मेरे तर्कों का जवाब देते ना बने तो आप मुझे टेररिस्ट कह दीजिए, एनिमी ऑफ द पीपुल कह दीजिए। इन सारी स्थितियों को आप 1984 से नहीं समझ सकते। स्थितियां उससे कहीं अधिक जटिल है, उससे कहीं अधिक गहरे सोच और गहरे काम की मांग करती है। दूसरी बात ये, बहुत सुंदर रूपक दिया गया अभिमन्यु का। मेरा निवेदन यह है कि इस समय हिंदुस्तान को अभिमन्यु की नहीं, अर्जुन की जरूरत है। क्षमा करेंगे, अभिमन्यु के प्रति पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ, और अभिमन्यु से जिनकी तुलना की जा रही है राहुल गांधी, उनके प्रति पूरे सम्मान के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चक्रव्यूह में घुसने का साहस बेहद सराहनीय है, लेकिन उससे कहीं अधिक सराहनीय है वो धीरज जिसके जरिए आप चक्रव्यूह से निकलने की जुगत भी सीख सके। क्योंकि ये रूपक स्मृति में जिस तरह संपन्न हुआ, जरूरी नहीं कि वैसे ही यहां भी संपन्न हो जाए। हमारी सांस्कृतिक स्मृति में तो अंत पंत आखिरकार पांडव जीत गए, कौरवों का विनाश हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, आदि आदि जो भी होना था। जरूरी नहीं है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में भी वैसा ही हो जाए। इसलिए अभिमन्यु बनना पर्याप्त नहीं है। आप बहुत नैतिक पॉलिटिक्स करें, बहुत अच्छा काम करें, बहुत जरूरी है, लेकिन जो भी अच्छा काम, जो भी नेक काम आप करें वो लोगों तक पहुंचे,
आपकी छवि के निर्माण में सहायक हो, आपके बारे में जो 50 तरह के ऊपर प्रचार किए जाते हैं उनकी व्यवस्थित रूप से काट करना भी आपका, यानी राहुल जी का और आपके समर्थकों और आपकी पार्टी का ये रवैया नहीं अपनाया जा सकता। कि बहुत एक बड़ा फेमस, बड़ा पॉपुलर ये है, साहब लोग कहते रहते हैं कि झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते। मुझे वो बात हमेशा याद होती है कि पैर नहीं होते होंगे, पर होते हैं। जब तक श्रीमान सच अपने जूतों के तस्मे बांध रहे होते हैं तब तक झूठ सारे शहर का चक्कर मार चुका होता है और जो नुकसान करना होता है वो कर चुका होता है। तो इस तरह की बातें अच्छी हैं, महत्वपूर्ण है, लेकिन प्लीज अब वो समय नहीं है कि आप कह सकें कि कोई बात नहीं, पराजित हो जाएंगे तो हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे तो हो जाएंगे। ये व्यक्ति की पराजय और व्यक्ति की विफलता का सवाल नहीं है, इसलिए ये सब नहीं चलेगा। इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं और उससे कुछ सबक हम ले सकते हैं। अतीत की दो एक बातें दोहराना चाहता हूं। इस किताब में जो क्या था, वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन। मैं तो उस समय कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पर था और रहते हुए किसी तरह की राजनीतिक टिप्पणी कर नहीं सकता था, लेकिन निजी तौर पर मैं लोगों से कहा करता था कि यार ये अद्भुत लोकपाल है, क्योंकि अगर ये लोकपाल बन गया मान लीजिए और लोकपाल भी करप्ट हो गया तो फिर उसके ऊपर 100 बार लोकपाल। वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि वो चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली रखी, बिल्ली पे कंट्रोल करने के लिए कुत्ता रखा, वगैरह वगैरह। तो एक तो ये सबक भविष्य के लिए सीख लीजिए, बोफोर्स से लेके आज तक का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि भ्रष्टाचार का तमाशा, भ्रष्टाचार का सवाल आमतौर से फासिस्टों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का माध्यम होता है। आज कहाँ है लोकपाल भी रवि? आप में से कोई मुझे बता सकता है? यहाँ सब ज्ञानी लोग बैठे हैं, कोई स्कूली छात्र नहीं बैठे। भारत गणराज्य के अत्यंत महत्वपूर्ण पद लोकपाल पर विराजमान सज्जन का नाम क्या है? क्या ऐसा कोई पद है भी? अगर है तो उसने पिछली बार किस करप्ट मिनिस्टर को या किस करप्ट ब्यूरोक्रेट को पेश होने का समन किया? ईडी के समन तो 10 आते रहते हैं, लोकपाल का समन किस किस को गया? वो दिल्ली में लोकपाल बन चुका है क्या? तो एक तो इस किताब का महत्वपूर्ण योगदान ही है। तो सारे आंदोलन की जो जीनियोलॉजी है, उस आंदोलन की जो बनावट है, लेकिन जिस पर विचार करने की जरूरत है। आपने स्टॉकहोम सिंड्रोम का जिक्र किया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में एक सिंड्रोम रहा है जो लगभग उतना ही चिंताजनक है, और वो सिंड्रोम है एंटी कांग्रेसिज्म का सिंड्रोम। जो भी कांग्रेस के विरोध में है वो इतना पवित्र है कि उसका समर्थन कर देने में कोई हर्ज नहीं। याद कीजिए बाबा रामदेव के धरने में कौन कौन जाके समर्थन देके आए थे। कुछ नाम इन्होंने लिखे हैं, कुछ आप लोग याद कर दीजिए। याद कीजिए वो अरविंद केजरीवाल और क्या नाम है उन सज्जन का, अन्ना हजारे, उनको दूसरा गांधी कौन कौन कह रहा था, और किस किस तरह के राजनेता, किस किस तरह के लेखक, किस किस तरह के जनवादी, प्रगतिशील, क्रांतिकारी आदि आदि सब भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अलग जगाने में दूसरे गांधी के साथ थे। तो स्टॉकहोम सिंड्रोम चिंताजनक है, और इस समय हम स्टॉकहोम सिंड्रोम से गुजर रहे हैं। ये आपने सही कहा, और सही कहा कि जनता इतनी समझदार हो गई है कि अपना विनाश जानने लगी। सचमुच स्टॉकहोम सिंड्रोम है कि नौकरी मिले ना मिले, रोजगार मिले ना मिले, परिवार की सुरक्षा हो या ना हो, मंदिर तो बन रहा है, मुसलमानों की तो अपने ठिकाने लाई जा रही है वगैरह वगैरह। दिस इज रियली स्टॉकहोम सिंड्रोम। लेकिन स्टॉकहोम सिंड्रोम जैसा ही एक सिंड्रोम और भी, और वो एंटी कांग्रेसिज्म सिंड्रोम, उससे भी बचने की जरूरत है। तीसरी और संभवतः आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बात केवल सांप्रदायिकता की नहीं, ये समझिए, और इसीलिए मसला केवल मुसलमानों का या दीगर माइनॉरिटीज का नहीं। बात लोकतंत्र की और लोकतांत्रिक व्यवस्था की नहीं, लोकतांत्रिक मिजाज की। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं होता। अगर संख्याओं के खेल की दृष्टि से देखें तो नरेंद्र मोदी अत्यंत लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री, 300 से अधिक लोकसभा में उनके पास सीट है। हिटलर अत्यंत लोकतांत्रिक नेता थे, चुनाव जीत कर ही आए थे। तो लोकतंत्र केवल संख्याओं का खेल नहीं होता। लोकतंत्र संस्थाओं और मर्यादाओं की व्यवस्था। लोकतंत्र में अलग अलग संस्थाएं, अलग अलग जो शासन की प्रणालियां हैं या ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं,
उनको अलग अलग रखा जाता है, उनको एक निश्चित रूप से स्वायत्तता दी जाती है। आज हालत यह है कि आप एक यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई कर देते हैं क्योंकि वहां के किसी प्रोफेसर ने एक पर्चा लिखा है जिसमें चुनाव प्रक्रिया से संबंधित सवाल उठाए गए, आप उस यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई कर देते हैं। आप सोचिए, मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूं, एक तरह से अभी भी यूनिवर्सिटी से मेरा संबंध है। कोई यूनिवर्सिटी अपने किसी प्रोफेसर की रिसर्च के लिए जिम्मेदार नहीं होगी। यूनिवर्सिटी का मिजाज ही है, मैं एक प्रोफेसर हूं, ये एक प्रोफेसर है, हम दोनों एक ही विषय पर घनघोर रूप से विरोधी हो सकते हैं। हमारी रिसर्च एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकती है। यूनिवर्सिटी ना इनके रिसर्च को एक्सक्लूसिवली ओन करेगी, ना मेरी रिसर्च को एक्सक्लूसिवली ओन करेगी। अब मैं हिंदी लिटरेचर का प्रोफेसर हूं, एचपी का प्रोफेसर हूं, मेरा वाइस चांसलर बेचारा फिजिक्स का आदमी, आप उसको जाके पकड़ लें, साहब पुरुषोत्तम अग्रवाल की रिसर्च पर आपका क्या कहना है, वो क्या कहेगा? ये हो रहा है इसमें कहां से हो रहा है? कहां से केवल ये नहीं हो रहा है कि कौन कहां नाच रहा है, कौन क्या कर रहा है और कौन इनकर क्या कर रहा है, कहां से ज्यादा गहरे लेवल पर हो रहा है और इसलिए ज्यादा चिंताजनक है। मीडिया की स्थिति, ये सब संयोग नहीं है। देखिए, ये कुछ भी मैंने कोई 2 बरस पहले वायर में एक लेख लिखा था कि एविडेंस ऑफ स्टुपिडिटी, मूर्खता का सैलाब या मूर्खता का तूफान। उसकी केंद्रीय स्थापना ये थी, और ये मैं चाहता हूं कि आप लोग इस पर गौर करें, विचार करें। केंद्रीय स्थापना ये थी कि मास स्टुपिडिटी इज नेवर अ नेचुरल कैलेमिटी, इट्स ऑलवेज अ मैन मेड डिजास्टर। जब कोई समाज व्यापक रूप से मूर्खता की पकड़ में आ जाए तो ये प्रकृति का प्रकोप नहीं होता, एक सोची समझी राजनीति रणनीति के तहत किया जाता है। और आप इस समय एग्जैक्टली उसी स्थिति, और ऐसे में राहुल गांधी का नैतिक प्रतिरोध, उनकी निजी सामर्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, बहुत वंदनीय है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ये बहुत साफ तौर से समझ, और ये व्यक्तिगत रूप से शहीदाना मुद्रा, जैसा मैंने कहा, अभिमन्यु मुझे नहीं चाहिए इस समय, मुझे अर्जुन चाहिए। तो क्या गांधी जी दोबारा भारत में आएंगे? नहीं, वो क्यों आएंगे दोबारा? काहे आए भारत में दोबारा? एक बार गोली मार दी और दोबारा आए? आप पैदा कीजिए अपना गांधी अपने समय का, बसरते वो अन्ना हजारे ना हो। गांधी जी दोबारा भारत आएंगे, जवाहरलाल जी दोबारा भारत आएंगे, काहे को आएंगे? कबीरदास दोबारा भारत आएंगे, तुलसीदास आएंगे, काहे आएंगे भाई? उनसे सीखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए, उनको दोबारा बुला के क्या करेंगे बेचारे? एनीवे, छोड़िए। आज से 8 ही दिन बाद है जब गांधी जी को गोली मार दी गई थी। इंसानियत की और संवेदना की और एक इंक्लूसिव किस्म की रिलीजियसिटी और इंक्लूसिव किस्म में नेशनलिज्म की बात करनी है। तो क्या बैलेट पेपर से वोटिंग होगी? आपको मित्र, आपको गलतफहमी हो गई है, मैं सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं हूं। ये सवाल उनसे पूछिए, सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर से, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। जहां तक ईवीएम वगैरह का सवाल है तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्होंने कुछ कहा, मैं हालांकि बहुत कन्विंस नहीं हूँ उससे, लेकिन अगर मान लीजिए ईवीएम फ्रॉड है भी, मैं एक आपसे लोगों के सामने विचार रख रहा हूँ, तो क्यों नहीं अपोजिशन ये डिक्लेयर कर देता कि जब तक ईवीएम से चुनाव होगा, चुनाव नहीं लड़ते, पूरे के पूरे चुनाव का बायकॉट क्यों नहीं कर देते? आपकी बात में क्रेडिबिलिटी कैसे आएगी? आप कहते रहे कि चलन नहीं दे दी, अटन नहीं दे दी, लेकिन उसी ईवीएम से आप पिछली बार में मध्य प्रदेश में चुनाव जीत जाते हैं, आपकी सरकार नहीं बचती, वो अलग बात है। उसी ईवीएम से आप राजस्थान में पिछली बार चुनाव जीत जाते हैं, उसी ईवीएम से आप इस बार तेलंगाना में जीत जाते हैं, और फिर आप समझते हैं कि लोग इस बात पे विश्वास कर लेंगे कि ईवीएम फ्रॉड। टेक्निकलिटीज अपनी जगह, पॉलिटिक्स हमेशा टेक्निकलिटीज से नहीं चलती। अगर आपको विश्वास है कि ईवीएम फ्रॉड है तो इतना नैतिक बल उत्पन्न कीजिए कि आप घोषणा कर दीजिए कि कोई अपोजिशन पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। अभी भी इंटरनेशनल ओपिनियन में दम है, और इंटरनेशनल ओपिनियन की परवाह ये सरकार बहुत ज्यादा करती है, खास करके वेस्टर्न इंटरनेशनल ओपिनियन। तो या तो वो चीजें कीजिए, अदरवाइज इन बातों में कुछ नहीं रखा। अब जैसे पार्टी की जो बात हो रही थी और ये सब, आपने इसमें उनका जिक्र किया है, वो कौन, वो युवक, क्या नाम है उन सज्जन का? धीरेन्द्र, क्या नाम है? धीरेन्द्र शास्त्री या क्या है वो? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हाँ, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनकी आपने चर्चा की है। वो अपने प्रवचनों में हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, क्या क्या करते हैं। कमलनाथ जी वहां क्या करते हैं?
धीरेन्द्र जी के चरणों में बैठकर उन्होंने छिंदवाड़ा कथा प्रवचन के लिए बुलाकर। तब आप मैसेज, एक पॉलिटिकल मैसेज तो दीजिए कम से कम। मैं किसी की धार्मिकता का विरोधी नहीं हूं। राहुल गांधी जनेऊ पहनते हैं, राहुल गांधी से बहस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है। कमलनाथ जी की बहस पर वो साथ मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है, आप खुद ऐसा मानते हैं, वो बाकायदा हिंदू राष्ट्र की और इसकी उसकी बात करता है, क्यों जा रहे हैं आप उसके पास? अपनी नीति में, अपनी राजनीति में, अपनी रणनीति में इतना भी विश्वास आपका नहीं है? इन सब चीजों से बात नहीं बनेगी मित्र। या जो भी कांग्रेस के मित्र, समर्थक, प्रशंसक, इस समय तो मजबूरी में हम सब लोग भी हैं, लेकिन जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी या सदस्य आदि बैठे हैं, उन्हें इन चीजों पर सोचना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलता। अभिमन्यु बनने का रोमांस, इश्क में नाकाम हो गए, देवदास बन गए, ये नहीं चलेगा। अब वो इसको नहीं चाहिए देवदास वाला के नाकाम हो गए, शराब पी के मर गए। अब वो इसको चाहिए कि इसको किया, मेहनत की, ताकत लगाई, संघर्ष किया और प्रेमिका को हासिल करके रहे। अब वो चाहिए, क्योंकि बात केवल आपके व्यक्तिगत संघर्ष, तपस्या और बलिदान की नहीं है। बात इस मुल्क के भविष्य की, और इस मुल्क ने पिछले 1500-2000-3000 साल में दुनिया को जो दिया है और जो यूनिक है, हिंदुस्तान का योगदान है, सिविलाइजेशन इज यूनिक टू द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, उस योगदान को और उस भविष्य को बचाना। थैंक यू, धन्यवाद।